दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से आप सबके सामने अपनी लेटेस्ट वीडियो को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2020 को सीखो और कमाओ के आरएफपी को एनएसडीसी ने लॉन्च किया था, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से ये बताया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कहां पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। 5 नवंबर को, जैसा कि हमने बताया था आपको कि पोर्टल ओपन हो सकता है, तो पोर्टल ओपन हो गया है दोस्तों। इस आरएफपी को ऑनलाइन भरने के लिए कैसे भरें, इसी टॉपिक पर आज हमारी ये वीडियो बेस्ड है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप जान पाएंगे कि कैसे इस आरएफपी को आप भर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस आरएफपी की जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर की है। तो हम शुरू करते हैं हमारी टीम की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो नई वीडियो लेकर आए हैं, जो 15 अक्टूबर को सीखो और कमाओ का आरएफपी एनएसडीसी ने लॉन्च किया था, उसका आरएफपी पोर्टल लाइव हो चुका है। आज हम उस आरएफपी पोर्टल की पूरी डिटेल जानकारी जानेंगे। पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन है वो एनएसडीसी का जो मेन वेबसाइट है, इसमें आप नोटिस पर जाएंगे और नोटिस पे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों पहले डिसाइड हुआ था कि जिस दिन आरएफपी निकलेगा उससे 15 दिन आपको मिलेंगे, और 5 नवंबर को जो आरएफपी निकलना था अब वो 3 नवंबर को निकला है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि 3 + 15 यानी कि आपको 17 तारीख तक की लास्ट डेट मिलेगी। 20 तारीख अब इस आरएफपी की लास्ट डेट नहीं है। सबसे पहले मैं इस पर लिंक करूँगा। दोस्तों, ये बड़ा जाना माना पोर्टल हो गया है। हर बार हार्डशेल टेक्नोलॉजी इसको बनाती है और लगभग एक जैसा आरएफपी का पोर्टल ही है, पर अभी जो जीकेआरए का पोर्टल जिसकी पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसके मुकाबले इस पोर्टल में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। ये पोर्टल थोड़ा बड़ा है, इसमें डिटेल्स ज़्यादा चाहिए, जो डिटेल्स आपको 1 बाय 1। सबसे पहले दोस्तों आप इसके होम पर क्लिक करेंगे। होम क्लिक पर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। ये देखिए दोस्तों, जो बात मैंने आपको बोली थी, प्रपोजल सबमिशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 3 तारीख से, इसलिए 17 नवंबर लास्ट डेट मिलेगी 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे के बाद कोई भी प्रपोजल एनएसडीसी नहीं लेगा। देखिए दोस्तों, पिछले प्रपोजल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। यहाँ पे एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, हाँ दोस्तों, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन वही है, सेम। इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हमने जो फाइंड आउट की है वो हमें बताना ज़रूरी है। ये वो सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ईमेल आईडी को ये वैलिडेट करेगा, वेबसाइट है तो ठीक है, एक्ट कौन से एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं वो आप देख लें, यहाँ पर पार्टनरशिप है या कौन से एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा आपके हेड ऑफिस की बेसिक डिटेल और आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ बेसिक वही डिटेल जो बार बार आप डालते हैं, सिन नंबर, स्टेट, पेन, 10, आप ये से एनजीओ दर्पण वगैरह सब कुछ आप लोग डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है। इसको पता करने के बाद मैं आपको सीधा लॉगिन पार्ट, ये ऐसी लॉगिन आईडी जनरेट होती थी, यस अब की बार भी होगी। इतना क्लियर है, सबको इतना क्लियर है। जो मेन पॉइंट है जिनमें आप इस आरएफपी को सही तरीके से फिल करने में आपको दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल्स आई गई। सेकंड पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल। ये एक हमारे क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट का हमने डैशबोर्ड लिया है। देखिए, सबसे पहले 4 आपको टैब जो पिछली बार आपको नहीं मिली थी, ये 4 टैब सिर्फ एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन था और प्रपोजल मैनेजमेंट था, बस इतना सा काम करना था। अब की बार ये नई चीज़ अटैच हुई है एनएसडीसी का आपको एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आपको एनएसडीसी के एसोसिएशन पर लेकर चलता हूँ। अगर आप एनएसडीसी पार्टनर है तो यस, अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर आप एनएसडीसी पार्टनर हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो यहाँ अपलोड करेंगे।
उसकी डेट ऑफ इशू, मान लीजिए आपकी जो भी डेट ऑफ इशू होगी वो डेट ऑफ इशू यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। नॉर्मली एनएसटीसी का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो आप यहाँ पर डाल लेंगे। जो भी सर्टिफिकेशन नंबर है वो सर्टिफिकेशन आप नंबर यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। हैव यू हैव बीन एलोटेड पीएमके के आप यस अगर है तो यस कर देंगे, वरना नो। डू यू हैव एक्रीकेटेड एंड एफिलेटेड सेंटर ऑन एसआईपी, यस। अगर आप ये यस करते हैं उसके बाद ये आपसे टीपी आईडी मांगेगा आपकी, और टीपी आईडी पर एक ईमेल से एक ओटीपी को वेरीफाई कराएगा। उसके बाद आपकी टीपी की डिटेल और जितने भी सेंटर, ये दोस्तों वो सेंटर होंगे जो करंट में आपके एफिलेटेड होंगे, जो करंट के एफिलेटेड सेंटर हैं वो सारे सेंटर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसको आप सेव ड्राफ्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की अदर डिटेल। अदर डिटेल के अंदर अगर वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल आईटीआई है एनसीवीटी से, या कोई कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, तो वो डिटेल आप यहाँ डाल लें। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो अवार्ड की डिटेल यहाँ डालें, अदरवाइज आप नो करके भी इसको सेव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट पहले नहीं था, अब 1920 की रिटर्न को कंपलसरी कर दिया है। 1920 की रिटर्न और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। मैं एक कॉलम बता देता हूँ, फिर सारे कॉलम सेम रहेंगे दोस्तों। 1920 में जब आईटीआर आप फिल करेंगे तो यस और नो, यस ही रहेगा, ये नो हो ही नहीं सकता। नो का ऑप्शन दिया गया है पर आप यस ही करना पड़ेगा। आईटीआर का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको भरने के बाद वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट को यहाँ पर आप अपलोड करोगे। ये अपलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। एनुअल टर्नओवर, आपकी नेटवर्थ और रेवेन्यू। रेवेन्यू और टर्नओवर दोनों एक ही हो सकता है आपका। किस फर्म से आपने ऑडिट कराया, उस ऑडिटर यानी सीए का नाम क्या था, उसकी सीए की मेंबरशिप आईडी क्या है और उस सीए का नंबर क्या है। ठीक है, और उस सीए की ईमेल आईडी क्या होगी। स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर आप ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों की एक कंबाइंड पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे दोस्तों। आईटीआर वहाँ ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का कंबाइंड यहाँ पर होगा। सीए सर्टिफिकेट ये दोस्तों वो है जो फॉर्मेट आपको आरएफपी के अंदर दिया गया है, उस आरएफपी के अंदर आपको फॉर्मेट होगा। एक चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखिए, देखिए इस पोर्टल के अंदर बड़ा हर बार ये पोर्टल कुछ ना कुछ नई कंडीशन लेकर आता है। अब की बार कंडीशन ये टर्नओवर की है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ होना चाहिए, ये आप नोट कर लें। अगर 10 करोड़ 2 करोड़ नहीं है तो ये पोर्टल आगे आपको नहीं लेके जाएगा। आप चाहें तो करके देख लेना, क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखा पाऊंगा। ये सब जगह देखिए, आप हर साल में आप 3 ही साल का फिल कर सकते हैं। मैंने 4 साल का फिल किया हुआ है, आप 3 साल का फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका हर साल का टर्नओवर 2+ चाहिए, चाहे 2 करोड़ पूरा हो या 2 करोड़ 1 रुपया हो। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अदरवाइज ये आपको आगे लेकर ही नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो फाइनेंशियल्स का एक सर्टिफिकेट है, यहाँ फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करेंगे। इस फॉर्मेट के अंदर आपसे एक डिक्लेरेशन स्टैच्यूटरी ऑडिटर से कंप्लायंस किया गया है, उसको आप जो है वो फिल करके यहाँ पर अपलोड करके सेव ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों ये वो लिख कर देगा कि और UIDN नंबर जो आजकल नया चला हुआ है ये आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, इसको मैं सेव ड्राफ्ट कर दूंगा। अब जो 4th पॉइंट, पिछली बार मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों, पिछली बार ये 4th पॉइंट नहीं था, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था, अब की बार इसका रेलेवेंस है। देखिए 4.1.1, 4.2 और 4.3, अब ये 3 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। 3 चीज़ों का डाटा जो है वो आपको फिल करना होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए दोस्तों, जो 3 सालों का डाटा आपसे मांगा गया है, जब आप ऐड ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, हर साल मिनिमम आपका 200 से ज़्यादा कैंडिडेट उस साल के अंदर ट्रेंड होना चाहिए, अदरवाइज ये पोर्टल आपको आगे नहीं जाने देगा। देखो दोस्तों, कुछ डिटेल्स मैंने ऑटोमेटिक फिल की हुई है, तो देखना आप हर एक के अंदर, जैसे मैं 4.1 दिखा रहा हूँ आपको तो 400, 250, 250, उसके बाद मैं 4.2 दिखा रहा हूँ तो 300, 250, 300, उसके बाद मैं तीसरा एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप दिखा रहा हूँ तो 200 से प्लस है। अगर ये कोई भी डाटा इन तीनों में
एक भी साल के अंदर 200 से कम हुआ तो ये आगे नहीं जाएगा, इसलिए 200 से सारा डेटा ज़्यादा होना जरूरी है। यानी कि 200 ईच ईयर, इट मीन 600। 600 में आप ये नहीं कर सकते कि 500 एक साल है और एक साल आपने काम नहीं किया और एक साल आपके पास 200 है, तो भी नहीं लेगा। इसको तो हर साल मिनिमम 200 बच्चे चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक जो इसका पीछे जो आया था RFP, उस RFP के अंदर इन तीनों को पॉइंटों को दिखाया हुआ था, वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर हाईलाइट करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वही पॉइंट्स हैं। ये वो Annexure 3 का ये फर्स्ट पॉइंट है, स्किल डेवलपमेंट, जो आपने टोटल किसी भी प्रोजेक्ट के साथ किया, इसमें माइनॉरिटी का कोई सीन नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में किया हो। लेकिन जो 2 का B है उसके अंदर आपने माइनॉरिटी में कितना किया, और एक तीसरा जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर में कितना किया। तो यहाँ भी आपको 3 प्रोजेक्ट ऐड करने होंगे। मैं ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में वो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग सेंटर है, माइनॉरिटी यूथ है, MOMA है, कौन सा है इसमें से आपको देखिए, आपको तीनों पॉइंटों को उसका अवार्डिंग बॉडी यानी कि वो NSDC से मिला है, कौन से स्टेट के लिए मिला है, कितना उसका सेक्शन नंबर है, सेक्शन डेट, जो स्टार लगा है वही मैंडेटरी है, ट्रेनिंग स्टार्ट डेट, ट्रेनिंग एंड डेट, प्रोजेक्ट की स्टेटस क्लोज है और ऑन गोइंग है, कितने उसमें ट्रेंड हुए, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये नीचे ऐड किया हुआ है, ये हर साल का एक प्रोजेक्ट पूरा ऐड होगा सर। ये देखिए 4.1 जब आप यहाँ तक ऐड करेंगे, 2 के अंदर ये पूछेगा ट्रेड वाइज कि भाई हर साल में आपने फाइनेंशियल ईयर, देखिए तीनों का 200 से ज़्यादा, एक प्रोजेक्ट में 200 बच्चे होने चाहिए आपके, या फिर एक साल के अंदर आप 2 प्रोजेक्ट करोगे 100 बच्चे हैं तो 200 मिनिमम चाहिए। 17 18 18 19 19 20 टोटल टारगेट आप यहाँ डाल लेंगे। इसी तरह ट्रेड वाइज आपका स्किलिंग एक्सपीरियंस, कि ट्रेड वाइज आपका क्या रहा, ये आपका फाइनेंशियल ईयर वाइज, ये ट्रेड वाइज, और ये कौन उसकी अवार्डिंग बॉडी थी उसको आप ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने सारा डेटा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, 1 2 और 3। ये आप ध्यान रखें कि आपको 200 नंबर मिनिमम आपका 3 चीज़ों पर काउंट होगा। टोटल प्रोजेक्ट कितने किए आपने, हर एक के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चा। दूसरा पॉइंट आपका माइनॉरिटी में कितना किया, हर साल 200 से ज़्यादा। तीसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपने कितना किया, हर साल में 200 से ज़्यादा। अगर 200 से ज़्यादा आपके पास नहीं है तो ये निश्चित है कि ये पोर्टल आपको, जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये आपको आगे लेकर ही नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये तीनों चीज़ 200 से ज़्यादा होगी तो ये आपका सबमिट होगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा। अब ये ऑप्शन आप लोगों ने किया हुआ है, इसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट एडिट किया हुआ है, आप अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट करके नए प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट आता हूँ, इसमें मेरी बेसिक डिटेल आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट सेम है, फर्स्ट पॉइंट में आपको कुछ करना ही नहीं है। सेकंड पॉइंट इसका मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिर से थोड़ा सा चेंज है GKRA के मुकाबले। GKRA में बिल्कुल सिंपल और सरल था, अब की बार थोड़ा सा चेंज है। पहली बात, यहाँ अब नया सेंटर या एग्जिस्टिंग सेंटर, देखिए दोस्तों एग्जिस्टिंग सेंटर को प्रेफरेंस होगी, इसलिए आप एग्जिस्टिंग सेंटर दीजिए, नए सेंटर की प्रेफरेंस कम होती है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया अब की बार, पोर्टल के अंदर अब की बार अगर आप एग्जिस्टिंग सेंटर का चुनाव करते हो तो आपसे TC ID नहीं मांगी गई है। आप जम्मू कश्मीर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसके सारे डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पर आ जाएंगे। किस ट्रेड में और कितना जॉब रोल आप मांगना चाहते हो वो आप टारगेट यहाँ पर मांग सकते हैं। जितना भी टारगेट आप अपने कैपेसिटी के आधार पर, अगर वो ट्रेडिशनल है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप ये देखिए सर, पिछली बार ये चीज़ें नहीं थी, ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, प्लेसमेंट प्रपोज्ड। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की एक खासियत है कि आपको मिनिमम 75% आपको प्रपोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये, जैसे 200 है तो 150 बंदों को आप कम से कम प्लेस की गारंटी देंगे। उसके लिए ये देखिए दोस्तों, PIA अगर गारंटी देना पड़ेगा, और गारंटी के लिए आपको एक 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन टाइप करके इनको देनी होगी। अगर कल को आप 75% यानी कि 200 का 75% है 150, और 150 का 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब 75% को मिनिमम वेजेज एक्ट जो हिंदुस्तान का या उस स्टेट का कहता है,
यानी जम्मू कश्मीर के स्टेट के मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको, अगर आप 200 का टारगेट मांगते हो तो आपको 75 बच्चा जो है कम से कम आपको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 150 टोटल करना पड़ेगा, लेकिन 150 का 50% आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में करना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने लोगों को आपने पीछे बताया कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में कितने लोगों को हमने प्लेस किया है, तो यहाँ पर आप उन कुछ कैंडिडेटों की अपलोड सैलरी स्लिप ऑफ कैंडिडेट प्लेस्ड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर लेटर, एम्प्लॉय कोड असाइन टू कैंडिडेट, वो आप यहाँ पर एक फाइल बनाकर PDF बनाकर यहाँ पर आप शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अगर उनमें से कुछ लोग PISI स्कीम के अंदर भी जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने ESI लगवाया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर करेंगे। वेदर द PA, अगर उसके पास खुद का एक पोर्टल है ऑनलाइन जिससे वो बच्चों को मैनेज करता है, तो यहाँ यस करके उसका स्नैपशॉट डाला जाएगा या फिर उसका पूरा यूजर मैनुअल आप लोग डाल लेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ के लेटर आपको देने होंगे जो ये लिख कर दें कि इन जॉब रोल के अंदर हम इतना बच्चा ले लेंगे, इन्हीं लेटर के आधार पर आपको टारगेट सेक्शन होगा। अगर आप LOI या प्लेसमेंट के MOU यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाए 75% के हिसाब से, तो आपको NSDC अलॉटमेंट नहीं करेगा। तो इस चीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 200 का टारगेट मांग रहे हो और उसमें आप 150 का 50%, 75 को कम से कम आपके पास 75 का गारंटीड LOI होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों सेव एंड प्रोसीड करेंगे, बस यही चेंज था। लास्ट वाला आपको पता है, सारे ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप बिना कोई फीस के इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पोर्टल। इस पोर्टल से कुछ चेंजेस थे, जिन चेंजेस को हमने आपको क्लियर कर दिया। देखिए दोस्तों, हमारे पास समय कम था, पर आपको RFP भरते वक्त जो मेन पॉइंट, जैसे कि आपको फाइनेंशियल टर्नओवर 2 करोड़ से प्लस होना चाहिए और हर साल में, एक साल में नहीं, अगर आपका एक साल 3 करोड़ और अगले साल 1 करोड़ है तो आप एलिजिबल नहीं है। हर साल 2 करोड़ होना जरूरी है। दूसरा, 200 बच्चे हर साल, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर साल आपके होने जरूरी है, अदरवाइज ये पोर्टल आपको आगे ही नहीं लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे आशा है हमेशा की तरह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।